चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका कि नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके जी, तो आज के क्लास को आप सब बिल्कुल ध्यान से देखना और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलना। ओके जी, चलिए देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है बताओ आप सभी? केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं, एक समान वेग से अगर चलायमान आवेश पूछे तो वो हमारा केवल चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वोल्नी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ आप सभी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य होता है। अब आप बताओ जी, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य क्या होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं? 2 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सब? तो ये शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 2 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके जी, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, क्या करा है देखो जी, ये रहा। लगाते चलो आंसर को चैट सेक्शन में, तब देखते हैं लास्ट में कितना सही कर पाते हो आप लोग। देखिए क्या करा है, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, तो कण की गति क्या होगी? अब आप बताओ जी, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है, तो कण की गति क्या होगी बताओ आप सभी? 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये एक सरल रेखा में होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? अब आप बताओगे कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म इज, कौन सा होगा चुंबकशीलता की विमा? तो मैं बता दे रहा हूं, 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो F/L बराबर फॉर्मूला होता है भाई, म्यू0 बटा 4 पाई होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया उसकी अगर निकालते हो तो हमारा कौन सा होता है? तो MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2 हो जाएगा, यानी कि I की जगह A भी हो सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की विमा है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र की विमा यानी कि द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, कौन सा होगा चुंबकीय क्षेत्र की विमा? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो F बराबर Q इंटू V फॉर्मूला होता है, उससे अगर आप निकालते हो तो ये निकल के आता है I की जगह A भी हो सकता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। I इनवर्स होता है और L पर 0 पावर होता है और T इनवर्स 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने, किसी धारा का अल्पांश किसी कारण से किसी बिंदु पर जो अल्पांश r दूरी पर है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब बताओ जी, किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश दूरी से r दूरी पर है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बताओ आप सभी? तो ये r² का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ओके, चलिए देखिए 7 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, क्या कर रहा है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की है वो किसने की है, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह किया है H.C. ऑस्ट्रेड साहब ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कब किया था तो 1820 लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। H.C. ऑस्ट्रेड कहने का मतलब होता है हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड, याद रखिएगा। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, साइक्लोट्रॉन का निर्माण कब किया गया था? अब बताओ जी, साइक्लोट्रॉन का निर्माण जो है वो कब किया गया था, बताएंगे आप सभी? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जी? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा? तो 1934 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था? तो लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन ने। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, अभी फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, क्या कर रहा है देखो, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अब बताओ जी, साइक्लोट्रॉन जो है वो किस कण को ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
साइक्लोट्रॉन 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना आप सब। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। समरूप विवेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप विवेग से पूछा गया है, बताओ आपसे भी समरूप विवेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो ये हमेशा हमेशा उत्पन्न करता है क्या? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दोनों को याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, अब बताओ जी, लॉरेंज फोर्स की दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? बताओ आप सभी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर एम्पियर का परिपथीय नियम, या इनमें से कोई नहीं? 11 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब। तो यह हो जाएगा कौन सा? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। कौन सा अपवर्तित रहता है? तो वो चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। भाई इसको तो मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूं पिछले चैप्टर में। देखो, आदर्श अगर वोल्टमीटर पूछे तो अनंत लगा देना, आदर्श एमीटर पूछे तो शून्य लगा देना, सिर्फ एमीटर पूछे तो बहुत कम लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? लॉरेंज बल का परिकरण करने के लिए सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। लॉरेंज बल का परिकरण करने के लिए सूत्र जो फॉर्मूला होता है वो कौन होता है? F बराबर Q इंटू ई प्लस भी गुना बी होता है। अब लगा लो F बराबर Q, और कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया? F बराबर यानी कि वेक्टर ऊपर में लगा हुआ है, Q इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर गुना बी वेक्टर होता है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 15 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 15 नंबर सवाल। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है भाई, बताओ आप सभी। ये देखो जी, यहाँ समझने वाली बात है, पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई, ये नहीं पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है। अगर हमसे पूछता कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है, तब आप टेस्ला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा गया फ्लक्स की इकाई। तो भाई सोचने वाली बात यह है कि यहाँ वेबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है? पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान क्या होता है? बी वेक्टर का मान कितना होता है, बताओ आप सभी। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो बी वेक्टर का मान होता है वो होता है 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ बी ऑन द बी वेक्टर होगा यहाँ पर ऑन द अर्थ सरफेस इज कौन सा? तो 10 टू द पावर -5 टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा और उसमें प्रवाहित धारा में संबंध क्या होता है, बताओ आप सभी। किसी चल कुंडली धारामापी के विक्षेप थीटा है और उसमें प्रवाहित धारा क्या? तो आई हो जाएगा। तो आई, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ जी, अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इनमें एल मीटर दूरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब बताओ आप सभी, अनंत लंबाई से एक सीधे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे एल मीटर दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बताओ आप सभी। 18 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप सभी? तो यह हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः क्या है? तो ए है, 2a है तथा 6a है। ए मतलब क्या है? तो एम्पियर है, तो उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? अब बताओ, एक समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है तथा 6 एम्पियर है, तो उनके बीच चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या होगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1:2:6 होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताओ। उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? उष्मीय हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस चैप्टर से हमने 20 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था। इस चैप्टर से मतलब 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इतने ही ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर से याद कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। बस ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ओके जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को कहाँ लाइक किया है, तो एक बार क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।